हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ शुरू करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि आज के एनवायरनमेंट में रिसर्च बहुत ज़्यादा हो रही है। और जब भी हम बात करते हैं रिसर्च की तो हम किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने की बात करते हैं। हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है, हम उसको स्टडी करते हैं और उसको स्टडी करने के बाद उसकी जो आउटकम्स निकल कर आती हैं वो हम पब्लिक के सामने लेकर आते हैं। जब भी हम रिसर्च के बारे में बात करते हैं तो हमारा काम क्या होता है, प्रॉब्लम को स्टडी करना। और जब हम किसी प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं तो हमें बहुत सारी आउटकम्स मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। और दैट इंफॉर्मेशन ऑलवेज कम्स इन टर्म्स ऑफ डेटा। तो हमें उस डेटा को मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और उस डेटा को मैनेज करने के लिए हम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या करते हैं, मदद लेते हैं। जब हम बात करते हैं फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, वो क्या कहता है हमें कि इट इज़ लिस्ट टेबल और ग्राफ दैट डिस्प्लेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरियस आउटकम्स इन ए सैम्पल। देखिए वो यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि आप अगर कुछ प्रॉब्लम को स्टडी कर रहे हो और आपका जो डाटा निकल कर आपके पास आया है, आपको उस डाटा को प्रॉपरली अरेंज करना होगा ताकि आप उसको ईजिली समझ पाएँ और आप उससे कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को बाहर निकाल सकें। क्योंकि हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा अवेलेबल होता है और उसे स्टडी करने के लिए उसका कंसाइज होना, प्रॉपरली अरेंज होना बहुत ज़रूरी है। और उस डाटा के अरेंजमेंट में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेके आने वाला हूँ। यहाँ पर मैं एक छोटी सी टेबल लेकर आने वाला हूँ और आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम अपने डाटा को छोटा कर सकते हैं, प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं या उसको कंसाइज कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक एग्जांपल। इस एग्जांपल में मैं लेके चल रहा हूँ, एक डाइस है और इस डाइस को मैं 10 बार थ्रो कर रहा हूँ, मतलब मैं इसके 10 ट्रायल ले रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि आउटकम क्या निकल कर आती है। जैसे कि आप पहले टेबल में देख सकते हो, पहली बार ट्रायल किया 3 निकल कर आया, दूसरी बार 5, थर्ड टाइम 6, फोर्थ टाइम 6, फिफ्थ टाइम 2, सिक्स टाइम 1, सेवन टाइम 4, एट टाइम 1, नाइन टाइम 3 एंड 10 टाइम 4। अब यहाँ पर हमने 10 ट्रायल किए और 10 आउटकम हमारे पास है। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप इस डाटा को याद कर लो तो मे बी आप शायद याद कर पाओ क्योंकि ट्रायल सिर्फ 10 है। लेकिन अगर मैं यही डाइस 200 बार थ्रो करूँ तो 200 बार अगर मैं इस डाइस को फेंकूँ और उसकी आउटकम कितनी आएंगी, 200। तो नाउ यू आस्क योरसेल्फ, कैन यू रिमेंबर 200 आउटकम्स? यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रोल प्ले करता है। जब डाटा बहुत ज़्यादा हो तो हम उसको कंसाइज करते हैं, अरेंज करते हैं, छोटा करते हैं ताकि हम इसको ईजिली मैनेज कर पाएँ, ईजिली याद रख पाएँ, ईजिली समझ पाएँ और हम उसको प्रॉपरली फर्दर एनालाइज कर पाएँ। तो देखिए हम इसको कैसे प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। सेकेंड टेबल देखिए, यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, इस टेबल को छोटा कर दिया। किस बेस पे छोटा कर दिया, एक बार पिछली स्लाइड में देखिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे फ्रीक्वेंसी के साथ मैंने ब्रैकेट में एक वर्ड लिखा है, रिपीटिशन। मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है, किसी भी चीज़ का बार बार रिपीट होना हमारी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। तो इस टेबल में मैंने रिपीटिशन को ही बेस बनाया है। देखिए आउटकम क्या है, 1। पहली टेबल को देखो तो 1 कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार। आप देख सकते हो 6 ट्रायल में और 8 ट्रायल में। सिमिलरली 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, सिर्फ एक ही बार आया, दैट इज इन 5th ट्रायल। 3 कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार, एक बार फर्स्ट ट्रायल में और एक बार 9th ट्रायल में। 4 कितनी बार रिपीट हुआ है हमारे पास, 2 बार। आप देख सकते हो 7th और 10th में। 5 एक ही बार आया है और 6 हमारे पास 2 बार आया, 3rd एंड 4th में। तो क्या हुआ यहाँ पे, डाटा छोटा हो गया। आप इसको और छोटा करना चाहते हो, हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं, इवन नंबर और ऑड नंबर। आप देख रहे होंगे टेबल के अंदर कि मैंने इवन नंबर को ग्रीन कर दिया है और ऑड नंबर को मैंने रेड कर दिया है। तो काउंट करें, फर्स्ट टेबल में इवन नंबर कितने हैं, 6, 6, 2, 4 एंड 4, मतलब 5 इवन नंबर हैं। और ऑड नंबर कौन से हैं, 3, 5, 1, 1, 3। तो हमारे पास 5 ही इवन नंबर है, 5 ऑड नंबर है। तो अब देखिए पहली और थर्ड टेबल को अगर देखें तो यही पहली टेबल की आउटपुट हमारे पास थर्ड नंबर पे भी आ चुकी है, लेकिन वो बहुत छोटी हो चुकी है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यही कहता है, डाटा को प्रॉपरली अरेंज करो, इस तरीके से यूज़ करो कि आप उसको ईजिली मैनेज कर पाओ। जब हम बात करते हैं थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, देखिए इसका रोल हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट की जो आउटपुट है वो एक ही बार जो निकल कर आती है, हम उसको यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं मान लेते। मतलब उस एक्सपेरिमेंट को एन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करते हैं।
और जब जब रिपीट करते हैं जो उसकी आउटकम निकल कर आती है हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। इसका मतलब है अगर हमने एक एक्सपेरिमेंट को थाउजेंड्स ऑफ टाइम रिपीट किया तो थाउजेंड्स ऑफ आउटकम हमारे सामने निकल कर आ जाएंगी। सो दैट विल बी कलेक्शन ऑफ आउटकम्स, और उस कलेक्शन को प्रॉपरली अरेंज करने के लिए फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लिए बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। तो जब भी हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूस। तो समझते हैं कि डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस क्या कहता है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहता है कि इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन में हम उस वो वाला डाटा कंसीडर करते हैं जो कंप्लीट फाइनाइट वैल्यू होती है, मीन्स विच इज़ नॉट इन डेसिमल फॉर्म। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं स्टेबल का। यहाँ पर हमें दे रखे नंबर ऑफ फैमिलीज एंड चिल्ड्रन। अगर हम इस टेबल को स्टडी करें तो पहले केस देखें तो कहता है कि दो फैमिलीज ऐसी हैं जिनके घर में एक ही बच्चा, तीन फैमिलीज ऐसी हैं जिनके घर में चार चार बच्चे हैं, पांच फैमिलीज ऐसी हैं जिनके घर में नौ बच्चे हैं, और आखिर में देखिए 15 फैमिली ऐसी हैं जहाँ पर हर फैमिली में दो बच्चे हैं। ये डिस्क्रीट क्यों है? क्योंकि आपके बच्चे कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। हम कभी ये नहीं कहते हमारा 1.5 बच्चा है या 2.5 बच्चा है या 3.5 बच्चा। इट इज़ ऑलवेज द कंप्लीट नंबर, या एक है या दो है या तीन है या चार है। और आप चाहो तो आप इस टेबल को ग्राफिकली भी प्रेजेंट कर सकते हो, विच यू मेक्स योर डाटा मोर अट्रैक्टिव एंड ईजी टू अंडरस्टैंड एज वेल। देखिए कैसे यही डाटा हमारे सामने ग्राफ की हेल्प से भी लाया जा सकता है। दूसरी कैटेगरी क्या थी? कॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस में क्या होता है, हम उस तरह के डाटा को कंसीडर करते हैं जो कंप्लीट नंबर भी हो सकता है लेकिन वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है। जैसे कि वेट, डेसिमल में भी हो सकता है आपका वेट। आप 40 किलो के, 41 किलो के, 40.5 किलो के भी हो सकते हो। 40 किलो 100 ग्राम, 40 किलो 50 ग्राम के भी हो सकते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने वेट की कैटेगरी ली है 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 एंड सो ऑन। हम कैसे इस टेबल को पढ़ेंगे? 6 पर्सन ऐसे हैं जिनका वेट 40 से 50 में लाई करता है, 5 ऐसे हैं जिनका वेट 50 से 60 में लाई करता है, 25 ऐसे हैं जिनका वेट 70 से 80 में लाई करता है, और 3 ऐसे हैं जिनका वेट 100 से 110 में लाई करता है। इस तरीके से हम इसको स्टडी करेंगे। क्योंकि वेट फ्रैक्शन में भी हो सकता है, सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टीन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आप इसको भी ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो जैसा मैं शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ हमारा मेन काम क्या है? डाटा को अरेंज करना। और जो डाटा होता है वो दो टाइप का हमारे पास होता है, एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड। जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट एक्चुअल डाटा पे करते हो दैट इज़ ऑलवेज 100% एक्यूरेट। और जब आप एक्सपेक्टेशन पे काम करते हो, मतलब आप कुछ एजम्पशंस बना के काम करते हो, तो वहाँ पर एक्यूरेसी का लेवल थोड़ा क्या होता है? कम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक पॉलिटिशियन की रैली है और उस पॉलिटिशियन की रैली में कितने लोग आए, आपने वन बाय वन हर पर्सन को गिना, एक्चुअल डाटा आपकी एक्यूरेसी 100% है क्योंकि आपने हर पर्सन को गिना। आपने कहा यहाँ पे 10,000 लोग आए हैं, आपने क्योंकि 10,000 लोग काउंट किए होंगे। लेकिन अगर आप एक अंदाज़ा लगाओ कि यहाँ पर आइडिया है कि आपने गिना नहीं है, बस आपने सिर्फ एक क्राउड को देख के आइडिया लगा लिया कि 30,000 लोग हो सकते हैं, 40,000 लोग हो सकते हैं, दैट इज़ योर एक्सपेक्टेशन। आपके अकॉर्डिंगली 40,000 है, मे बी कोई और पर्सन कहे नहीं 40 नहीं है 50,000 है, कोई और कहे नहीं 35,000 है। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव है, ये एक्सपेक्टेशन या अजम्पशन क्या सब्जेक्टिव है। लेकिन यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है कि व्हेन यू टॉक अबाउट एक्सपेक्टेशन तो हमारी एक्यूरेसी का लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो हम थोड़ा एक बार एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं। हम जैसे कि बात करें एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, कई बार हम एक्चुअल डाटा पे काम नहीं कर पाते क्योंकि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और बहुत एक्सपेंसिव होता है, और इसीलिए हम लोगों को मजबूरी में कई बार एक्सपेक्टेशन या अजम्पशन बेस्ड काम करना पड़ता है। तो हम एक्सपेक्टेशन को कैसे एक्चुअल डाटा की एक्यूरेसी तक ला सकते हैं? बड़ा सिंपल रूल है, आप अपने नंबर ऑफ ट्रायल इंक्रीज कर दीजिए। हम लोगों ने हमेशा पढ़ा है कि हेड आने की पॉसिबिलिटी 1/2, टेल आने की पॉसिबिलिटी 1/2, 50-50। मान लीजिए मैंने एक सिक्के को 50 बार उछाला, 35 बार हेड आया, 15 बार टेल आया, 50-50 तो नहीं हुआ क्योंकि हेड ज़्यादा बार आया है, टेल कम बार आया है। जबकि होना क्या चाहिए था? 25 बार हेड और 25 बार टेल। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने नंबर ऑफ ट्रायल इंक्रीज करने चाहिए, क्योंकि मैंने पहले 50 बार उछाला, अब मुझे 100 बार उछालना चाहिए। मान लीजिए मैंने 100 बार उछाला और 100 बार उछालने पे क्या हुआ? 60 बार हेड आया और 40 बार टेल आया। अभी 50-50 नहीं हुआ क्योंकि 100 ट्रायल के अंदर क्या होना चाहिए था? 50 हेड और 50 टेल आनी चाहिए थी। तो और बढ़ा दीजिए, मान लीजिए मैंने 200 बार कर दिया।
200 बार किया तो ये निकल कर आया कि 102 बार हेड आ गया और 98 टाइम्स क्या हुआ, टेल आ गया। अभी 50-50 नहीं है क्योंकि 100-100 होना चाहिए था। मैंने नंबर ऑफ ट्रायल इंक्रीज कर दिया, मैंने 300 कर दिए। 300 किए तो 150 बार हेड आया, 150 बार टेल आया। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा एक्यूरेसी निकल कर आ गई। मतलब कि अगर आप अपने नंबर ऑफ ट्रायल इंक्रीज करते चले जाओ तो आपकी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की एक्यूरेसी है वो किसके बराबर हो जाती है, एक्चुअल डाटा के बराबर ही हो जाती है। जब भी हम बात करते हैं थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। जैसा कि हम पढ़ ही चुके हैं, अगर फाइनाइट नंबर है तो डिस्क्रीट, अगर फ्रैक्शन में नंबर आ सकता है तो कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट फर्दर कैटेगराइज होता है बायनोमियल और पॉइसन के अंदर, और कॉन्टिन्यूस की एक ही कैटेगरी है फर्दर, दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हम चाहे बायनोमियल की बात करें, पॉइसन की बात करें, नॉर्मल की बात करें, चाहे हम डिस्क्रीट बोलें या फिर कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन बोलें, इन सभी डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो कॉमन हैं और वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम समझते हैं कि जब भी हम डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस या बायनोमियल, पॉइसन या नॉर्मल, अगर हम इन डिस्ट्रीब्यूशंस को स्टडी करते हैं तो इनकी एप्लीकेशन के टाइम में जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो क्या हैं जो इम्पोर्टेंट है, मतलब कुछ कॉमन कंडीशंस हैं जो होनी ही चाहिए। पहली कंडीशन, इवेंट्स मस्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब अकरेंस ऑफ वन इवेंट प्रिवेंट्स द अकरेंस ऑफ अनदर इवेंट। हेड आया तो टेल नहीं आ सकता, टेल आया तो हेड नहीं आ सकता। चाहे बायनोमियल यूज़ हो, चाहे पॉइजन यूज़ हो, चाहे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ हो, दो अल्फ़ाबेट हैं पी और क्यू, जहाँ पे पी सिंबलाइज करेगा सक्सेस को और फेलियर सिंबलाइज करेंगे हम फेलियर को क्यू से। पी और क्यू दोनों का टोटल, दैट इज पी प्लस क्यू विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। तो क्या करना है, अगर पी निकालना है तो 1 माइनस क्यू कर दो, और अगर क्यू निकालना है तो 1 माइनस पी कर दो। एंड द साइज ऑफ द सैंपल मस्ट बी फाइनाइट। क्या कहना चाहता है कि अगर मैं कोई ट्रायल कर रहा हूँ तो उस ट्रायल की लिमिट होनी चाहिए। जैसे कि मैं 200 बार ट्रायल करूँगा, 300 बार ट्रायल करूँगा, 400 बार ट्रायल करूँगा, मतलब जो सैंपल का साइज़ है वो फाइनाइट होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। हमें नहीं पता हम कितनी बार सैंपल लेने वाले हैं, कितनी बार ट्रायल करने वाले हैं। अगर हमें नंबर ऑफ ट्रायल्स की नॉलेज नहीं है, इनफाइनाइट है, तो हम इस बायनोमियल, पॉइजन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मतलब एक सैंपल का साइज़ क्या होना चाहिए, फिक्स होना जरूरी है। यही था हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम क्या करने वाले हैं, मैं अपने अगले लेक्चर के अंदर वन बाय वन हर डिस्ट्रीब्यूशन को उठाने वाला हूँ। पहले मैं बात करूँगा बायनोमियल के बारे में, फिर मैं बात करूँगा पॉइजन के बारे में, और लास्ट में डिस्कस करूँगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।